गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल जनरल केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसी के क्रम में आज जनरल केमिस्ट्री का हम सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं आप सबके लिए। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि 9th लेवल के भी होंगे और सामान्य रसायन शास्त्र का भी होगा। सो हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में मैंने 2 डिवीज़न्स आपको दिखाए हैं। फर्स्ट दिखाया है लिविंग का और सेकंड दिखाया है नॉन लिविंग का। सो केस जो जीवधारियों का होता है और जो कि नॉन लिविंग का होता है। तो जीवधारियों के टर्म्स में चलते हैं। तो जैसा कि जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं से होता है और फिर कोशिकाओं के संयोजन से ऊतक बनते हैं और ऊतक जो हैं वो अंग का निर्माण करते हैं और अंग से ही बॉडी का निर्माण होता है। सो हम लोग लिविंग के डिवीज़न को देख सकते हैं। लिविंग इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी। देन सेकंड केस में हम चलते हैं नॉन लिविंग के टर्म्स में। तो नॉन लिविंग सेक्शन पे आप देख रहे हैं डिवाइडेड बाय फॉलोइंग ग्रुप्स: एटम, मॉलिक्यूल्स एंड मैटर। सो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे मैटर का केस, मैटर का डिवीज़न पढ़ा था हमने 5 टाइप्स से, लेकिन मेनली मैटर को डिवाइड किया गया है ओनली 3 टाइप्स में, और वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। और फोर्थ होती है प्लाज्मा स्टेज और फिफ्थ होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें सबसे पहले हम टर्म्स में डिवीज़न कर देते हैं मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो बंटवारा होता है वो 2 रूपों में होता है। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक अट्रैक्शन बल, और सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। इसे हम लोग शॉर्ट में यूज़ करते हैं IMFA। आई से इंटरमॉलिक्यूलर, M से मॉलिक्यूलर हो गया और F से हो गया फोर्सेस ऑफ, A से अट्रैक्शन। वैसे हम लोग इसको IMFR इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट केस में हम लोग चलेंगे तो मैटर डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। इनमें आप लोग देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ठोस की अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं IMFA इज़ ग्रेटर देन IMFR, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से। इन सेकंड केस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से, कहने का मतलब ठोसों से कुछ कम। देन केस है थर्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से, जिसकी स्थिति का हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें अंतर आणविक रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं या नहीं पाए जाते, जिसके चलते उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास अरेंज होते हैं, और इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के कारण ही उसकी जो स्थिति होती है वो लिक्विड की कहलाती है। और देन थर्ड गैस का है। तो गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिसके चलते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम लगते हैं जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन अधिक लगता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
जैसा कि कल हमने डिवीज़न पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे उसका अंतर भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट केस है सॉलिड का। सॉलिड में हमने बताया है कि IMFA इज़ ग्रेटर देन IMFR। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। ये सॉलिड का केस है। और लिक्विड में IMFA ग्रेटर होगा IMFR से, लेकिन सॉलिड से कुछ कम। देन गैस में IMFA लेस देन IMFR। और गैस में ये क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से। सो चलते हैं स्ट्रक्चर बेसिस पे। पॉइंट नंबर 2 होगा स्ट्रक्चर बेसिस में। आप लोग देख रहे हैं सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास दिखाए हुए हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इनके जो अणु होते हैं वो पास पास अरेंज होते हैं, और पास पास रहने के कारण ही इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। और लिक्विड केस में मॉलिक्यूल्स को दूर दूर दिखाया गया है सॉलिड से, जिससे इनका आकार तो अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब जिस पात्र में हम रखते हैं वह उसी का आकार और शेप ग्रहण कर लेता है लिक्विड। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर दिखाए हुए हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज्ड हैं, और अरेंज होने के क्रम में उनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा, यानी कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम इनडेफिनिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। तो सॉलिड केस में इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो होता है वो मिनिमम होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर गैप मोर देन सॉलिड होता है। और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो होता है वो मैक्सिमम होता है। सो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। डेंसिटी, जिसे हम लोग हिंदी में घनत्व बोलते हैं। सॉलिड की डेंसिटी अधिकतम होती है, जबकि लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से कम होती है, डेंसिटी लेस देन सॉलिड। और गैसेस की डेंसिटी एकदम कम होती है, कहने का मतलब डेंसिटी गैस की मिनिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड का मैक्सिमम होता है, जबकि लिक्विड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों सॉलिड से कम होते हैं। और गैसेस में यह सबसे कम होता है, कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गैसेस में कम होते हैं। देन हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं, शेप एंड साइज पे। तो इन केस ऑफ सॉलिड शेप एंड साइज डेफिनिट, इन केस ऑफ लिक्विड शेप एंड साइज इनडेफिनिट, एंड इन केस ऑफ गैस शेप एंड साइज इनडेफिनिट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का भी डेफिनिट होता है वॉल्यूम, और गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो इनडेफिनिट होता है। सो आप लोग को एक बार मैं फिर से पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंस। और ये पूरा फुल व्यू है जनरल केमिस्ट्री के पार्ट 2 का।